Let us see chapter 9, 7th standard math subject, direct proportion, inverse proportion, chapter 9, textbook page number 64. हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 37 देखा था. दिस वीडियो में वी विल सी प्रैक्टिस सेट 38. तो 38 प्रैक्टिस सेट बेस्ड है इन्वर्स प्रोपोर्शन के ऊपर. इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? Some volunteers have gathered to dig 90 pit for the tree plantation program. One volunteer dig one pit in one day. If there are 15 volunteers, मतलब एक जो गड्ढा किया जा रहा है 90 जो पिट्स है गड्ढा करना है, और इफ़ देर आर 15 वॉलेंटियर्स तो वन वॉलेंटियर डिग वन पिट. एक वॉलेंटियर काम करता है तो एक गड्ढा करता है. जैसे यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं गड्ढा कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए. तो वन वॉलेंटियर, जब एक वॉलेंटियर एक स्टूडेंट गड्ढा करता है तो एक दिन में वो एक गड्ढा करता है. इफ़ देर आर 15 वॉलेंटियर्स दे विल टेक 6 days. तो यहाँ पे 90 है, 90 को डिवाइडेड बाय 15 कर लेंगे तो 6 days आ जाएगा. अगर 10 वॉलेंटियर्स हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 10 वॉलेंटियर्स, 10 वॉलेंटियर्स अगर काम करेंगे गड्ढा करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 वॉलेंटियर्स को कितना टाइम लगेगा. तो 90 डिवाइडेड बाय 10. तो यहाँ पे 90 गड्ढे करने हैं, 15 वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं तो 6 दिन लगेगा. मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है 15 वॉलेंटियर्स और डेज 6. जैसे ही वॉलेंटियर्स कम हो जाएंगे तो हम जब डिवाइड करके देखेंगे तो इट विल टेक 9 days. तो यहाँ पे जब फॉर एग्ज़ाम्पल वन साइड डिक्रीज़ होता है तो अदर साइड इंक्रीज़ होता है. इसका मतलब जब वॉलेंटियर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं 15 से 10 हो गए तो नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा लगेंगे काम कंप्लीट होने में. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली दिया है एज द नंबर ऑफ पिट एंड द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन. एज द नंबर ऑफ पिट and the number of volunteers is direct proportion. If the number of volunteer decrease, more days are required. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स घट जाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, मोर डेज आर रिक्वायर्ड. एंड इफ़ द नंबर ऑफ वॉलेंटियर इंक्रीज, फ्यूअर डेज मतलब लेस डेज आर रिक्वायर्ड. तो जब मेंबर्स जो वर्क वॉलेंटियर्स हैं अगर वो घट जा रहे हैं, कम ले रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे 10 वॉलेंटियर्स थे तो अब नंबर ऑफ़ डेज मोर लगेगी. वैसे ही अगर 15 वॉलेंटियर्स है, जब हम वॉलेंटियर्स बढ़ा रहे हैं तो कम डे में काम हो जाएगा. तो ये हमें समझना है. यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ़ डेज एंड नंबर ऑफ़ वॉलेंटियर्स रिमेन कॉन्स्टेंट. V says that the number are in inverse variation. ये जो वेरिएशन है इन्वर्स हो रहा है. मतलब जैसे अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरा डिक्रीज़ हो जाता है. जैसे वॉलेंटियर इंक्रीज़ किया तो डेज कम लगेगा, ऐसे. तो एक इंक्रीज़ होगा तो एक डिक्रीज़ होगा. इट इज़ इन्वर्स वेरिएशन. तो इन्वर्स वेरिएशन हमें अच्छे से समझ में आ गया है. डायरेक्ट वेरिएशन इससे पहले हमने सीखा था प्रैक्टिस सेट 37 में, जहाँ पे अगर वन साइड बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ते हैं तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. और इन्वर्स वेरिएशन के अंदर एक साइड अगर बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो इसे इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं. इन्वर्स वेरिएशन के लिए हमें ये समझना होगा देयर प्रोडक्ट इज़ कांस्टेंट. यहाँ पे हमें उसका प्रोडक्ट चेक करना होगा, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा. प्रोडक्ट कैसे चेक करना है? बहुत इजी है. तो यहाँ पे जैसे हमने चेक किया तो 15 सिक्सा करना होगा. 15 सिक्सा 90 होगा. तो जैसे इसका प्रोडक्ट होता है 15 × 6 = 90, वैसे ही यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय हमको करना होगा. जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 days, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 days = 90. तो यहाँ पे दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखा जाता है
और वहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन में प्रोपोर्शन देखा जाता है। तो ये देख सकते हैं हम दोनों का प्रोडक्ट, तो देयर प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम। तो ये वॉलेंटियर्स और ये नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करना है, वॉलेंटियर्स नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है। ये हमें क्लियरली बता रहा है कि इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा है तो वॉच माय लास्ट वीडियो चेक करोगे तो यू कैन गेट प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स 7 स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट चेक करना है और वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस सेट 37 चेक करना है। उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन करते हैं और ये इनवर्स वेरिएशन है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स इन अ टेक्स्ट बुक में पेज नंबर हम देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 65 पे ये सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हुए हमें समझाने के लिए कि कैसे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट अस सी हाउ टू डू। पेज नंबर 65 पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन एग्जांपल में हमें पूछा गया है कि ये कौन सा वेरिएशन है, कौन सा प्रोपोर्शन है, जैसे इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दोनों साइड बढ़ते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक बढ़ता है और एक घटता है तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। लेट अस सी दिस एग्जांपल। each student paid 60 रुपीज़ फॉर द एक्सपेंस। एक बच्चे ने 60 रुपीज़ दिया है तो 45 स्टूडेंट मिलकर कितना पैसा देंगे वो यहाँ पे करना है। तो बहुत इजी है, 45 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेना है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 60 अगर हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2700 ऐसे। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 45 मल्टीप्लाई बाय 60 के एक बच्चे ने 60 रुपया दिया है तो 45 बच्चों ने कितना दिया है 2000। अब जैसे अगर बच्चे बढ़ रहे हैं 45 से 50 स्टूडेंट हो गए तो अब कितना कलेक्शन होगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे हम। 50 मल्टीप्लाई बाय 60 तो हो जाएगा 3000 ऐसे। 50 60 ज़ा 3000। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 45 बच्चे थे तो 2700 रुपये मतलब 2700 रुपीज़ कलेक्ट हुआ। बट अगर बच्चे बढ़ गए 50 बच्चे हो गए तो कलेक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो जो कलेक्शन है वो भी बढ़ रहा है। तो दोनों साइड अगर बढ़ रहे हैं तो इट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द मनी कलेक्टेड आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो यहाँ पे आंसर आएगा डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द मनी नेक्स्ट है द स्वीट शॉप नियर द स्कूल गेव 90 लड्डूज फॉर द पिकनिक। 90 लड्डूज स्वीट शॉप ने दिया था बच्चों के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 45 बच्चे हैं, 45 बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो फिर उनमें 90 लड्डूस बांटना है। तो 45 बच्चों में 90 लड्डूस बांटना है, क्योंकि दुकान वाले ने दिया है सिर्फ 90 लड्डूस और 45 बच्चों में बांटना है। तो 90 डिवाइडेड बाय 45 हमें करना होगा। तो हमें आंसर मिल जाएगा, एक बच्चे को 2 लड्डूस आएगा। तो डिवाइड करने पर हमें एक बच्चे को 2 लड्डूस मतलब एक बच्चे को 2 लड्डू आएगा। अगर बच्चे 30 हो गए तो 30 बच्चों में अगर बांटना है 90 लड्डूस, तो 30 बच्चों में बांटना है तो 90 डिवाइडेड बाय 30 ऐसे। तो 30 बच्चों में बांटना है तो 31 ज़ा 33 ज़ा 90 होता है। तो 3 लड्डूस आएगा और यहाँ पे 2 लड्डूस आएगा। तो यहाँ पे 3 लड्डूस आंसर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर 45 बच्चे हैं तो 2 लड्डू लग रहा है। बट अगर बच्चे कम हो जा रहे हैं तो ज़्यादा लड्डू बच्चों को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत इजी है, एक घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो यहाँ पे लड्डूस बढ़ रहा है। तो वन साइड घटेगा वन साइड बढ़ेगा, तो इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन।
तो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ लड्डू ईच वन गेट आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन आंसर आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, INVERSE, इनवर्स, यहाँ ब्लैंक्स में इनवर्स आंसर आएगा। कैसे किया, बहुत इजी और सिंपल है। आई होप यू गेट दिस। यहाँ पे दोनों चीज़ें बढ़ रही थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है तो उसका जो कलेक्शन है वो भी बढ़ रहा है। जब दोनों बढ़ेंगे, दोनों इंक्रीज़ हो गए, स्टूडेंट भी इंक्रीज़ हुआ तो कलेक्शन भी इंक्रीज़ हुआ, तो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो इट शोज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लास्ट एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 65 पे। द फार्म इज़ 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। एक फार्म के बारे में बताया है जो स्कूल से 120 किलोमीटर दूरी पर है। तो बस वेंट टू द फार्म एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। बस जो है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से फार्म पर जा रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर की अगर स्पीड है तो 120 किलोमीटर कवर करना है, तो कितने टाइम में वो बस पहुंच जाएगा वहाँ पर, ये हमें ढूंढने बोला है, फाइंड करने बोला है। तो बहुत इजी है, हम 120 डिवाइडेड बाय 40 कर लेते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाएगा 0 0 कट, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो आंसर आ रहा है 3 आवर्स। तो 3 आवर्स हमें लग जाएंगे पहुंचने के लिए। तो 40 किलोमीटर की क्या है, स्पीड है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में स्पीड बढ़ा दिया, 40 से स्पीड बढ़ाकर 60 कर दिया है, तो अब जब स्पीड बढ़ा दोगे तो 40 की स्पीड से चल रहे थे तो 3 घंटे लग गए, बट हम स्पीड बढ़ा देंगे तो हम और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो और जल्दी पहुँच जाएंगे मतलब टाइम कम लगेगा पहुँचने में, ऐसे। तो यहाँ पे कैसे हमें पता करना है, 120 डिस्टेंस कवर करना है और स्पीड है 60 की, तो 60 की से डिवाइड, तो ये 0 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, मतलब 2 आवर्स हमें लगेगा पहुँचने में। तो 2 विल बी आवर आंसर हियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने स्पीड बढ़ाया, टाइम जो है वो घट गया। तो बहुत इजी है, अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो इट इज़ द स्पीड ऑफ बस एंड अ टाइम इट टेक आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, INVERSE, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इसका आंसर है। तो एग्ज़ाम में हमें ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, हमें डिसाइड करना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। आई हैड शोन यू हाउ टू सॉल्व। एक और एग्जांपल हमें पेज नंबर 66 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 66 पे हमें देखना है, यहाँ पे भी है, द फार्मर पिक्ड 180 बार्स फ्रॉम हिज ट्री। फार्मर ने 180 बोर्स फ्रॉम हिज ट्रीज। बोर जैसे एक फल का नाम होता है, तो वो बोर उसने पिकअप किया अपने ट्री से। कितने पिकअप किया, 180। ही गेव दैम इक्वली टू 45 स्टूडेंट। तो वो जो बोर से वो 45 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बहुत ईजी है, इसका आंसर पहले निकालना है। तो 180 डिवाइडेड बाय 45, ऐसे। तो 45 स्टूडेंट में बांटा है, तो 180 डिवाइडेड बाय 45 के टेबल में हमें चेक करना है 180 है या नहीं, और कैंसलेशन करना है। तो 45 1 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180 होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 4, तो यहाँ पे 4 बोर्स आंसर हमें मिलेगा। नेक्स्ट, अगर 180 जो बोर्स है अगर वो 60 स्टूडेंट में बांटा जाए, तो 180 बोर्स अगर 60 स्टूडेंट में बांटा जाए तो 180 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे 0 0 कट, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18, तो 3 बोर एक बच्चे को मिलेगा। यहाँ पे 45 स्टूडेंट में बांटा जा रहा है तो 4 बोर एक बच्चे को मिल रहा है। तो बहुत ईजी है, अगर स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 45 स्टूडेंट है, अब 60 हो गए, तो स्टूडेंट बढ़ गए। अगर स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो हमें बोर जो है वो कम मिलेगा, बोर कम मिल पा रहा है, बच्चे बढ़ गए तो बोर कम मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, that means it is an inverse variation।
INVERSE, इन्वर्स वेरिएशन मतलब प्रपोर्शन। आगे के स्टैंडर्ड में वेरिएशन बोला जाता है बट ये प्रपोर्शन है, तो इन्वर्स प्रपोर्शन ऐसे। तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। बहुत इजी और सिंपल है। ये मैंने इन्वर्स प्रपोर्शन और डायरेक्ट प्रपोर्शन को कैसे फाइंड करना है आई शोन यू। लेट अस बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट 38। प्रैक्टिस सेट 38 ये पूरी तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन के सम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व, लेट अस चेक द स्टेप्स, लेट अस बिगिन। 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। 5 वर्कर काम कर रहे हैं। 5 वर्कर्स टेक 12 days, उनको 5 वर्कर काम कर रहे हैं, उनको 12 दिन लग रहा है काम करने में। मतलब वीड करने में, फील्ड की जो वीडिंग है वो करने में 12 दिन लग रहा है। हाउ मैनी डेज वुड द 6 वर्कर, अगर वर्कर बढ़ा दिए जाए, 6 वर्कर अगर काम करेंगे तो हाउ मैनी डेज, तो फिर कितना दिन लगेगा, ये हमें पूछा है। तो लेट अस सी हाउ टू राइट द स्टेप्स। लेट अस बिगिन। स्टेप कैसे लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे दिया है 5 वर्कर्स टेक 12 days, तो वैसे ही हमें स्टेप बनाना है। 5 वर्कर्स टेक 12 days। सो लेट, यहाँ पे हमें 6 वर्कर्स का बोला है, तो 6 वर्कर्स टेक x days टू वीड अ फील्ड। ऐसे हमें स्टेप लिखना है। तो 5 वर्कर्स टेक 12 days, सो लेट 6 वर्कर्स टेक x days टू वीड अ फील्ड। अगर राइटिंग नहीं समझ रहा है तो मैं रीड भी कर रहा हूँ, यू कैन सी द टेक्स्ट बुक फॉर द स्पेलिंग, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कैसे मैंने लिखा? 5 वर्कर्स टेक 12 days, सो लेट 6 वर्कर्स टेक x days टू वीड अ फील्ड। तो ऐसे हमने स्टेप बना लेना है। अब हमें ये दिखाना है कि ये कौन सा वेरिएशन है। जैसे अगर 5 वर्कर काम कर रहे हैं तो 12 दिन लगेगा, और 6 वर्कर काम करेंगे मतलब वर्कर बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेगा। ऑब्वियसली जल्दी काम हो जाएगा मतलब दिन कम लगेगा। इसका मतलब अगर एक बढ़ रहा है, वर्कर बढ़ रहे हैं तो डेज कम लग रहे हैं, एक घट रहा है। तो इट इज़, ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ एन इनवर्स वेरिएशन। इट इज़ एन इनवर्स वेरिएशन ऐसे। इट इज़ एन इनवर्स वेरिएशन। अब हमें पता चल गया है कि इनवर्स वेरिएशन है, तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म कैसा होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा। तो वैसे करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x, 6 मल्टीप्लाई बाय x। ऐसे हमें करना है। नेक्स्ट हमें, क्योंकि x का आंसर फाइंड करना है तो बहुत इजी है। x के पास जो पहले हमें लिख लेना है देयरफॉर, फिर x के पास यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब क्योंकि टेबल्स से कट करना है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब मल्टीप्लाई कर लेना है, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ा 10 होता है। तो यहाँ पे x का आंसर मिल गया 10। इसका मतलब 6 वर्कर्स टेक x डेज, तो हमें आंसर मिल गया है 10 days। तो हमें फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर आंसर 6 वर्कर्स will take 10 days टू वीड अ फील्ड। तो यहाँ पे 10 days लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा स्टेप बनाया था, 6 वर्कर्स टेक x days, x की जगह पर आंसर मिल गया 10, तो 6 वर्कर्स विल टेक 10 days। ऐसे हमें करना है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक में जैसे पूछा था 6 वर्कर्स कितना टाइम लगाएंगे, तो 6 वर्कर्स टेक,
ये हमने अभी कंप्लीट किया है। एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी वुल 15 वर्कर्स टेक। अगर उसके जगह पे 15 वर्कर्स हो गए तब कितना टाइम जाएगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे अभी जो एग्ज़ाम्पल है वहाँ पे 15 वर्कर्स का है, तो उसके लिए हम स्टेप बनाते हैं। लेट 15 वर्कर्स टेक x days। तो 15 वर्कर्स का हम ले रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने 5 वर्कर था 12 डेज लगा था, अब 6 वर्कर्स थे तो हमें ढूंढना था। अब यहाँ पे 5 वर्कर्स है और 12 डेज है, 5 वर्कर्स 12 डेज और 15 वर्कर्स x डेज। तो यहाँ पे अगर जैसे हमने इंफॉर्मेशन पहले लिख चुके हैं, 5 वर्कर्स टेक 12 डेज, तो ऐसे 5 वर्कर्स टेक 12 डेज और 15 वर्कर्स का हमें ढूंढना है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्म हमें बनाना होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ पे x हमें ढूंढना है, तो 15 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 15 ऐसे। Cancellation 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 4s are 12। यहाँ पे 1 4s are 4 होगा, तो therefore x is equal to 4। तो x का आंसर 4 आ रहा है, मतलब 15 वर्कर अगर काम करेंगे तो 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और आंसर हमें मिल गया है, तो therefore आंसर इज इक्वल टू 15 वर्कर्स will take 4 days to complete the work, to weed the field। तो ऐसे हमने दोनों आंसर निकाल लिया है। 6 वर्कर्स will take 10 days, 15 वर्कर्स will take 4 days। तो यहाँ पे हमें ढूंढने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में। आई होप यू गॉट दिस। कैसे मैंने किया सारा स्टेप, तो यहाँ पे दोनों का आंसर मिल गया है। 6 वर्कर्स विल टेक, उसका भी आंसर मिल गया, और 15 वर्कर्स विल टेक, वो भी आंसर मिल गया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन राव का। मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। मोहन राव जो है 10 days में बुक रीडिंग कंप्लीट कर रहे हैं और 40 पेजेस वो रीड कर रहे हैं एवरी डे। How many pages must he read in a day to finish in a 8 day? अगर बुक पढ़ के रीडिंग करके 8 दिनों में कंप्लीट करना है, तो मोहन राव कितने पेजेस जो है एक दिन में रीड करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व, लेट अस सी हाउ टू राइट द स्टेप इन अ वेरी इजी वे। लेट अस सी सेकंड वाले का स्टेप कैसे लिखना है। तो मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग ऑफ 40 पेजेस। तो मोहन राव ने 10 days लगाए हैं बुक कंप्लीट करने में, तो हम इसको नंबर ऑफ डेज या 10 days टू कंप्लीट अ बुक रीडिंग, और पर डे जो रीड किया है वो है 40 पेजेस। पर डे इज इक्वल टू 40 पेजेस। ऐसे हमें स्टेप फॉर्म करना है। 10 days टू कंप्लीट अ बुक रीडिंग, पर डे 40 पेजेस, पर डे 40 पेजेस, मतलब पर डे को 40 पेज कंप्लीट रीडिंग किया है, मतलब हर दिन 40 पेज रीड किया है, तो 10 दिन में बुक पूरा कंप्लीट हो गया पढ़ के। नेक्स्ट उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इन अ 8 day। अगर बुक 8 days में फिनिश करना है, तो लेट 8 day टू कंप्लीट अ बुक रीडिंग पर डे be x pages।
तो ये हमने ऐसे स्टेप बनाए हैं. यू कैन ऑल्सो फ्रेम योर ओन स्टेप, खुद से भी स्टेप बना सकते हैं. यू कैन फॉलो योर स्कूल टू लुक आउट द स्टेप्स, स्कूल को भी फॉलो कर सकते हैं स्टेप्स के लिए. तो अपने स्कूल टीचर्स जो भी स्टेप्स दे रहे हैं तो यू कैन राइट दैट. मेथड सेम रहेगा और ये सबसे इजी है. यहाँ पे मैंने इसको देखकर स्टेप बनाए हैं. यू कैन राइट योर ओन स्टेप. तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि 10 डेज़ में 40 पेजेस, मतलब हर दिन 40 पेज रीड किया है तो 10 डेज़ में बुक कंप्लीट हुआ है. वैसे 8 डेज़ में बुक कंप्लीट करना है रीडिंग, तो पर डे कितना पेजेस रीड करना होगा. तो बहुत इजी है. अगर मैंने जैसे डेज़ जो है 10 लिया है तो 40 पेज में एक दिन में रीड कर रहा हूँ, तो मुझे 8 दिनों में अगर बुक का रीडिंग कंप्लीट करना है तो मुझे ज़्यादा पेजेस पढ़ने होंगे. इसका मतलब अगर मैं डेज़ कम कर रहा हूँ तो मुझे रीडिंग जो है पर डे ज़्यादा करना होगा. तो अगर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तो ये एग्जाम्पल है इन्वर्स वेरिएशन. तो हमें लिखना है इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन. बाय मिस्टेक मैं हर जगह वेरिएशन बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट इसमें वेरिएशन आता है. तो ये प्रोपोर्शन है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा. इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे, एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन. अब हमें इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. तो देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x. ऐसे बहुत इजी और सिंपल है. अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो 8 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 8. कैंसलेशन, 8 1 8, 8 5 40. अब 10 5 करना है तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 5 50. तो हमें x मिल गया. तो x का वैल्यू मुझे मिल गया है. x का वैल्यू 50 है. यहाँ पे पूछा था कि 8 डेज़ में अगर बुक कंप्लीट करना है तो पर डे कितना पेज रीड करना होगा. मीन्स हमें 50 पेजेस रीड करना होगा पर डे. दिस इज अवर आंसर. अवर आंसर इज 50. अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं. तो देयरफॉर आंसर, फाइनल आंसर 50 पेजेस should be read to complete reading the book. अगर हमें बुक कंप्लीट रीडिंग करना है 8 डेज़ में, कंप्लीट रीडिंग द बुक इन 8 डेज़. ऐसे तो हमारा आंसर है 50 पेजेस. In this way we have to write our final answer. 50 pages should be read to complete reading the book in 8 days. तो ये हमें आंसर मिल गया. कैसे स्टेप बनाए हैं, ऐसे स्टेप बनाना है. यू कैन फॉलो स्टेप्स ऑफ योर स्कूल टीचर. तो ऐसे हमें सॉल्व करना है. आई होप यू गॉट दिस. दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन. तो ये मैंने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है. लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन. टेक्स्ट बुक में our third question is Mary cycle at 6 km per hour. How long will she take to reach her aunt's house, which is 12 km away? If the cycle speed was 4 km, how long would she take? Let us see how to write the steps. यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमें स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है. तो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 12 किलोमीटर कवर करना है. अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पार्ट में इफ़ द साइकिल स्पीड इज़ 4 किलोमीटर, नेक्स्ट कंडीशन में हमें बोला है कि अगर स्पीड 4 किलोमीटर रहेगा तो डिस्टेंस सेम है 12 पे, तो हमें कितना टाइम लगेगा. तो यहाँ पे दिया मैरी एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक. यहाँ पे हमें कब तक मैरी पहुँचेगी ये क्वेश्चन फर्स्ट केस में पूछा है और दूसरे क्वेश्चन में भी सेम केस. तो अगर 6 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल चलाएंगे तो कब पहुँचेगी, और 4 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल चलाएंगे तो कब पहुँचेगी.
तो यहाँ पे स्पीड और टाइम मतलब हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स टाइम होता है, तो हमें यहाँ पे स्पीड और टाइम में कंपैरिजन करना है। बट यहाँ पे स्पीड तो दिया हुआ है बट टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ये वाले क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। तो ये प्रपोर्शन के अंदर कौन सा प्रपोर्शन है सबसे पहले ये देखना होगा। तो ये स्पीड और टाइम के बीच में बोला है, तो लेट अस सी थर्ड वाला क्वेश्चन। तो स्पीड और टाइम के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड और टाइम, जैसे अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम कम लगेगा, और अगर हम स्पीड घटा देते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो टाइम कम लग रहा है, और मैं स्पीड घटा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में यही लिखना है, स्पीड एंड टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस आर इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो पहले हमें यही लिखना है, स्पीड एंड टाइम टेकन आर इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ऐसे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, स्पीड और टाइम टेकन आर इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो हमें लेट करके लेना है, let the speed of cycle, let the time taken at 6 kilometer per hour speed be x। तो हमें 6 किलोमीटर का हमने x लिया है, वैसे ही लेट द टाइम टेकन एट 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड बी वाई। ऐसे तो हमने लेट द टाइम टेकन फॉर 6 किलोमीटर स्पीड के लिए x लिया है और 4 किलोमीटर स्पीड के लिए y। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो हमारा सेम है। हमारा जो डिस्टेंस है दोनों केस में डिस्टेंस जो है वो हमें सेम कवर करना है, इज इक्वल टू 12 किलोमीटर कांस्टेंट। तो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब दोनों केस में इतना ही जाना है हमें, 12 किलोमीटर। तो कैसे मैंने स्टेप लिखा है, डिफरेंट फॉर्म का स्टेप है। इससे पहले जो हमने 2 सम किए थोड़ा सा उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दोनों का दिया हुआ है बट टाइम नहीं दिया हुआ है, और टाइम हमें ढूंढना है। तो कैसे हम करेंगे, बहुत इजी है, 6 मल्टीप्लाई बाय x। तो इन फर्स्ट केस तो हम यहाँ पे 2 केस कर रहे हैं, दोनों जगह पे 2 सम हो जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट केस हो गया, देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12। वैसे ही सेकंड केस में 4 मल्टीप्लाई बाय y, तो 4 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 12। ऐसे हमें करना होगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे हम जो स्पीड है, तो जो स्पीड है उसको टाइम से, जैसे x आवर्स टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आवर्स में है, y आवर्स, तो यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो ऐसे करना है। अब हमें x का आंसर चाहिए, तो बहुत इजी है, कैसे होगा, x के पास 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/6, तो x इज इक्वल टू 2। वैसे ही यहाँ पे y ढूंढना होगा, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12/4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ये आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ भी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ऐसे 12।
2 ज़ा 12, तो 2 आंसर आ रहे हैं। तो ऐसे हमें करना है। तो देयरफॉर x हमें 2 मिल गया, y 3 मिल गया। इसका मतलब अगर मैं 6 किलोमीटर की स्पीड से चलाऊंगा तो मुझे 2 घंटा लगेगा, और 4 किलोमीटर की स्पीड से चलाऊंगा तो 3 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। आई होप यू गॉट दिस। तो ऐसे हमें आंसर मिल गया है। और फाइनल आंसर हमें लिख लेना है। फाइनल आंसर, तो आंसर इज इक्वल टू 2 आवर्स लगेगा मुझे। तो मैरी टेक्स 2 आवर। अगर मैरी 2 आवर लग जाएंगे मैरी को, अगर मैरी 6 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल चला रही है तो एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ये फर्स्ट केस हो गया। फिर एंड शी टेक्स 3 hours at a speed of, अगर 3 घंटे में उसको पहुंच जाना है तो उसको 4 की स्पीड से साइकिल चलाना होगा। 4 की स्पीड से अगर साइकिल चला रही है तो 3 घंटे लग जाएगा, और 6 की स्पीड से साइकिल चला रहे हैं तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू गेटिंग माई ऑल द स्टेप। स्पीड और टाइम में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, कैसे मैंने बता दिया। फिर लेट करके लेना है, 6 किलोमीटर की स्पीड पे x आवर्स लगेंगे, और 4 किलोमीटर की स्पीड पे y आवर्स लगेंगे। फिर हमें डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस 12 किलोमीटर कांस्टेंट दिया है यहीं दोनों के लिए। तो 6 किलोमीटर की स्पीड का यहाँ कर रहे हैं, और 4 किलोमीटर की स्पीड का यहाँ करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो कांस्टेंट है दोनों का 12 सेम रहेगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय वाई, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ऐसे कैंसिलेशन करने पर x का आंसर आएगा, y का आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 की स्पीड से चलाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, और 4 की स्पीड से थोड़ा स्लो चलाएंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। आई होप यू गॉट दिस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखना है तो समझ में आ जाएगा। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। सो 4th क्वेश्चन में दिया है द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस। ग्रेन का जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट जो वेयर हाउस में रखती है, अनाज जो रखती है, वो उसके बारे में क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप जो है, नंबर 1 जो हम लिखेंगे, स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर 4000 पीपल। स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर 4000 पीपल इज इक्वल टू 4000 पीपल के लिए 30 डेज़ का स्टॉक है। 30 डेज़। अगर 4000 लोग 4000 पीपल ये ग्रेन जो है वो खाएंगे तो 30 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो 6000 पीपल के लिए क्या, तो देयरफॉर लेट स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर 6000 पीपल इज इक्वल टू x डेज। तो ये x लेना है हमें। तो कभी भी हमें ऐसे 2 स्टेप पहले लिख लेना है। अब बहुत ईजी है, कौन सा वेरिएशन है ये बताना है। तो 4000 पीपल अगर अनाज खाते हैं तो 30 दिन में ख़त्म होगा, लेकिन अगर 6000 पीपल खाते हैं, मतलब अगर पीपल बढ़ जाएंगे तो डेज जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अनाज जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि लोग बढ़ गए खाने वाले, तो अनाज जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, मीन्स इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसे इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन लिखने के बाद 4000 मल्टीप्लाई बाय 30, 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाय x। ऐसे करना। अब बहुत इजी है क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6000 यहाँ 4000 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कैंसलेशन
3 ज़ीरोज़ नीचे कट हो जाएंगे और 3 ज़ीरोज़ ऊपर कट हो जाएंगे। दोनों 2 के टेबल से जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये दोनों 3 के टेबल से जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। तो हमें आंसर मिल गया है x इज इक्वल टू 10 डेज। मतलब जो स्टॉक ऑफ ग्रेन है, अगर 6000 पीपल खाते हैं तो वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 10 दिन वो ग्रेन्स चलेगा। 10 दिन बाद वो सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, जैसे मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये अच्छे से हमेशा नोट करना है कि जैसे हम मल्टीप्लाई अगर करना भूल जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमेशा रीचेक करना है। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, यहाँ 2 बचा हुआ है। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 10 आर 20। तो मतलब जो स्टॉक है वो 20 डेज चलेगा। मतलब अगर 4000 पीपल खाते हैं तो 30 दिन, और 6000 पीपल खाते हैं तो सिर्फ 20 दिन में अनाज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो ऐसे हमें 20 डेज आंसर मिल रहा है। वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर। our final answer will be the stock of grain will be last for 20 days. The stock of grain will be last for 20 days. ऐसे हमें करना है। आई होप यू गॉट दिस सारे स्टेप। स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर 4000 पीपल 30 डेज। लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर 6000 पीपल है x डेज। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 30 ऐसे, और 6000 मल्टीप्लाई बाय x ढूंढ लेना है। तो 6000 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसलेशन करना है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2 10 20 होता है, तो 20 डेज आंसर हो जाएगा। द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल बी लास्ट फॉर 20 डेज। हमेशा एक बार सॉल्व करने के बाद रीचेक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट था इन्वर्स वेरिएशन का, प्रैक्टिस सेट 38। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 39, उसमें दोनों का मिक्सअप होगा। इन्वर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों का मिक्सअप आएगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी हमने प्रैक्टिस सेट 37 38 कंप्लीट किया है। आई होप यू गेट दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर।